अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक और मैं हूं आपका मेज़बान वली दबीर। नाज़रीन, आज नसरुल्लाह साहब जो हैं अपनी निजी मसरूफियात की वजह से बैरून मुल्क हैं, लेकिन वो ऑडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे और आज का जो टॉपिक है उससे मतलब आपको बताता चलूँ तो आज जो है बात करेंगे हम इलेक्शन से मतलब और तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। अगर हम होते तो पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आज है, ये कहना था नवाज शरीफ का। नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख बहुत करीब आ चुकी है। सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर के साथ अवाम में पहुंच चुकी हैं। पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, हत्ता के TLP ने भी अपना मंशूर पेश कर दिया है। लेकिन अब तक सबसे बड़ी सियासी जमात समझी जाने वाली नून लीग ने अभी तक इलेक्शन 2024 के हवाले से कोई मंशूर पेश नहीं किया। हालांकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जलसों में जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस तरह माजी में नवाज शरीफ और मरीम नवाज के जलसों में गरज चमक नजर आती है, उसकी क्या वजह है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। इस सेक्शन में हमारा साथ देंगे सीनियर तजियाकार नसरुल्लाह मलिक जो कि बैरून मुल्क हैं, जबकि फवाद अहमद सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद होंगे। नजम अली खान हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं और लिहाज अली ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम रुख करेंगे नजम अली खान का। नजम साहब, बताइएगा कि तमाम सियासी जमातें जो हैं अपना मंशूर पेश कर रही हैं और एक्टिव हैं, काफ़ी वर्कर कन्वेंशंस किए जा रहे हैं, जो हैं जलसे किए जा रहे हैं, ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जलसे ज़रूर किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से, लेकिन अभी तक मंशूर क्यों नहीं पेश किया गया? वली जी, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस पर बिलावल भुट्टो सरदानी ने भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि मंशूर नहीं पेश कर सके। अगर जो तनकीद तो वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अमूर पर भी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं शेर का शिकार करने के लिए आया हूँ। वो सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन ये एक मंशूर वाली बात है। बज़ाहिर ये बात दुरुस्त लगती है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मंशूर लेकर जलसों में पहुंची हुई है, बिलावल भुट्टो सरदारी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब आपने कहा कि TLP जो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर समझी जा सकती है, वो मंशूर दे चुकी है, जमात इस्लामी दे चुकी हुई है, तो फिर मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं दे रही? तो इसमें पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर कल सुबह 11:30-12 बजे जो है, इधर से कंटिन्यू कीजिएगा। एक छोटा सा पॉइंट मेरा ये ऐड कर लें कि नवाज शरीफ जो है जब आए तो बड़े दावे किए जा रखे थे। इससे पहले हमने ये भी देखा कि वो मुआशी टीम से भी मिले, लेकिन मंशूर आखिर इतना उसमें ताखिर क्यों सामने आ रही है? देखिए, अगर आपने ऐसे वादे करने हैं जो पूरे नहीं करने, आपने सिर्फ बड़कें लगानी है, आपने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना और ये कहना है कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बना देंगे, हम यहाँ पर 20 अरब दरख्त लगा देंगे, हम फलां कर देंगे, तो फिर तो आप जो मर्जी घड़ के कह दें। तनख्वाहें डबल करने की बात करनी है, आप तनख्वाहें डबल कर दें। अगर आपने लफाजी करनी है तो कर दें, लेकिन अगर आपने वाकई कुछ करना है और आपको नज़र आ रहा है कि आपकी अगली हुकूमत है, तो फिर आपको वो वादे करने पड़ेंगे जिनकी ठोस बुनियाद हो, जिनके लिए आपके पास काम हो, जिनको आप प्रैक्टिकली कर सकते हों। तो मेरा जो आपका पहला सवाल था, मैं वापस उसकी तरफ आता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मेरी इतलात के मुताबिक इस पर बड़ी वर्किंग की है, बड़ी इस पर डिस्कशन की गई है। इरफान सिद्दीकी साहब ने की, राब्ते किए गए, एक्सपर्ट्स से बात की गई, वसाइल को देखा गया। उसके बाद कल सुबह मुस्लिम लीग नून जो है अपना मंशूर पेश करी। और जहाँ तक देर होने की बात है तो वली एक बड़ा सादा सा एक मैं सवाल करने लगा हूँ कि मंशूर के ऊपर जो वोट डालना है, वोट कब डालना है? 8 फरवरी को। तो आज क्या है? 26 जनवरी है, अभी दिन पड़े हुए हैं। मंशूर के ऊपर आपने जो वोट डालना है उसके लिए भी दिन पड़े हुए हैं। और अगर मैं आपसे पूछूंगा मंशूर के ऊपर अमल कब करना है जी, कब करना है? 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद करना है, तो तब भी अभी दिन पड़े हुए हैं। अभी आप फिक्र ना करें, मेरा ख्याल है कि बेहतर मंशूर सामने आ जाएगा। मंशूर को वाज़ेह तो अभी करना है ना, यही वक्त है जब आपने प्रेजेंट करना है चीज को। देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास एक बहुत दूसरी जमातों की निस्बत एक बड़ी एक प्लस पॉइंट मौजूद है। वो प्लस पॉइंट क्या है? जैसे मरीम नवाज कल 119 लाहौर में गई, अच्छा सर, जीटी रोड पर थी। मैं एक फिक्रा मुकम्मल कर लूं, आप मुझे प्लीज फिक्रा मुकम्मल करने दीजिए, बात मुकम्मल करने दीजिए। मरीम नवाज वहां पर गई, उन्होंने वहां से ऑरेंज लाइन गुजर रही थी, उन्होंने ट्रेन गुजरती हुई देखी, उन्होंने कहा यह है मुस्लिम लीग नून का मंशूर। मुस्लिम लीग नून के पास जो आज मियां नवाज शरीफ ने बात की कि हम बिजली सस्ती करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, तो उनके पास एक वादे मौजूद हैं। जब उन्होंने CPEC दिया, जब उन्होंने मेट्रो दी, जब उन्होंने ऑरेंज लाइन दी, जब उन्होंने लैपटॉप दी, जब उन्होंने मोटरवेज बनाई, जब उन्होंने GDP ग्रोथ को ऊपर लेकर गए, जब उससे पहले उन्होंने 2013 के बाद दहशतगर्दी खत्म की, जब उन्होंने उसके बाद लोड शेडिंग खत्म की, मेरे ख्याल ये सारी चीजें वाज़ेह हैं कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर डेवलपमेंट का है, तरक्की का है,
नए मंसूबों का है वो दे देंगे। सुबह सुबह क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला 11:30 बजे। जी अच्छा, ये जो बात है नजम साहब, मरीम नवाज ने भी अपने जलसे में वाज़ेह कर दी थी, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब मोस्ट वेलकम। अच्छा मलिक साहब, ये बताएगा कि क्या लगता है आपको, नून लीग जो है, जो काफ़ी ताख़ीर हो गई मंशूर पेश करने में, जहां मरीम नवाज जो है बेशक वो बातें करती रही लेकिन बाकायदा तौर पर अभी तक मंशूर नून लीग की जानिब से पेश नहीं किया गया, इससे मुताल्लिक आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अभी नजम साहब से बात कर रहे थे, ठीक है, इस बात से जुज़वी इत्तेफाक किया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी हैवी कमेटी तश्कील दी इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में। उन्होंने राब्ते भी किए एक्सपर्ट से और ख़ास तौर पर इकानमी एक्सपर्ट से, ताकि मंशूर देते हुए ये चीज़ें मलूज़ खातर रहें कि उस मंशूर के ऊपर अमल दरामद भी हो सके। बुनियादी मसला ये है कि मंशूर इस मुल्क के अंदर सियासी जमातें जो है उसका ऐलान कर देती हैं इलेक्शन के अंदर, और इलेक्शन होने के बाद, हुकूमत में आने के बाद उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो सूरत हाल है, मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से दो चार है, जो मईशत की सूरत हाल है, इन हालात में अब मुमकिन नहीं है कि ऐसी बातें कर दी जाएं जिस पर अमल दरामद ना हो सके। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर चीज़ कोई गले में पड़ी थी तो वो यही पड़ी थी कि उन्होंने कहा जी कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना कर देंगे, लेकिन फिर जब उन पर अमल दरामद ना हो सका तो तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी तनकीद शुरू कर दी गई थी। यही सूरत हाल है। मियां नवाज शरीफ वापस आए तो आपके जो है वो जहन में होगा, ये बात याद होगी आपको, तो उस वक्त एक ही नारा लगाया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ मुल्क की मैशत को संभालने वापस आ रहे हैं, मुल्क के मसाइल का हल मियां नवाज शरीफ हैं, और मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएंगे, महंगाई कम करेंगे। और आप मरीम नवाज साहबा की तकारीर निकाल कर देख लें जिसमें वो कहती हैं कि हमारा मुकाबला बिजली के बिलों से है, हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला बदअमनी से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मुस्लिम लीग नवाज अगर इक़्तिदार में आती है तो उसको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। ये 2013 और 2017 के दौर की कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब जिस तरीके से सोशल मीडिया जितना क्रिटिसिज्म करता है, जिस तरीके से पब्लिक के अंदर अब लोग सवाल करते हैं, इस बात को बेशक आप जो है बाज़ नेगेटिविटी भी पैदा होती है, लेकिन ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि अब लोग इस बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, और ख़ास तौर पे जब मैशत की बहाली के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाएं तो लोगों के सवालात भी उतने ही बड़े फिर हैवी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ने अपने आप को सर्वाइव करना है, दोबारा से जो है अपने आप को एक पूरे पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी बनाना है, तो पंजाब के साथ साथ दीगर सूबों के लिए भी उन्हें अपने मंशूर में हर उस चीज़ को पेश नज़र रखना होगा। बलूचिस्तान तो जो मांगता है, सिंध, अंदरून सिंध तो जो मांगता है, KPK के मसाइल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के हैं, वो तो जो मांगता है, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की तरक्की और जो है ट्राइबल एरिया जो अब मर्ज हुए हैं उनकी तरक्की लोगों के लिए अब जो है वो लाजमी हो चुकी है। क्योंकि उन इलाकों में बसने वाले जब पेशावर आते हैं, जब इस्लामाबाद आते हैं, कोयटा के लोग जब लाहौर आते हैं, इसी तरीके से अंदरून बलूचिस्तान के लोग जब कोयटा आते हैं, तो उन्हें जो एहसास महरूमी उनके अंदर पैदा होता है, वो तभी ख़त्म हो सकता है कि मुल्क की मैशत को जो है वो संभाला दिया जाए, मुल्क की मैशत अपनी डगर पर चल पड़े, और मुल्क की मैशत अगर अपनी डगर से पर चलती है तो भी इन इलाकों के अंदर वसाइल जो है वो खर्च किए जा सकेंगे। और फिर दूसरा जो है सबसे अहम मरला होगा, जो मंशूर दिया जाएगा उस पर अमल दरामद का, और अमल दरामद के लिए रिफॉर्म्स चाहिए होंगी। रिफॉर्म्स के साथ साथ जो है वो करप्शन के ऊपर अगर सही तरीके से हाथ न डाला गया तो ये भी नजम साहब भी इस बात से गवाह हैं कि इंटीरियर के इलाकों में, खास सिंध की बात करें, खास बलूचिस्तान की बात करें, तो इंटीरियर पंजाब की बात करें, तो ऐसे फंड जो हैं वो करप्शन की नजर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंजेबल है। चैलेंजेबल के साथ साथ अब सियासी जमातों को अपने मंशूर पर अमल दरामद करके दिखाना है, तभी जाके अवाम के अंदर उनकी पजीराई जो है बरकरार रह सकती है। जी ठीक है। इसके साथ ही सीनियर रैंकर पर्सन फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बताएगा कि बिलखुसूस सिंध में जो है कैसे गहमा गहमी देखने को मिल रही है, और ये बताएगा कि बिलाल भुट्टो का 10 नकाती जो अवामी मुआहिदा है, क्या वो मुल्क की तकदीर बदलेगा? जो दावे किए जा रहे हैं, क्या इस पर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहले मंशूर वाली बात में मैं एक थोड़ा सा कमेंट कर दूं, फिर आगे भी चल लेंगे, बहुत टाइम है मेरा ख्याल है अभी। मंशूर का मामला ये है कि ये मंशूर जो है ना, ये लाइब्रेरी में अच्छे लगते हैं, ये नजम साहब और मलिक साहब जैसे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में अच्छे लगते हैं।
आम आदमी का मसला है रोटी कपड़ा मकान भुट्टो का पाकिस्तान, आम आदमी का मसला है वोट को इज्जत दो, आम आदमी का मसला है नई सोच को वोट दो, आम आदमी का मसला है मुल्क को नवाज दो। छोटे छोटे से वन लाइनर मंशूर है लोगों के, सिंपल सी बात है। जब भुट्टो साहब ने ना लगाया था रोटी कपड़ा मकान भुट्टो का पाकिस्तान, इसी तरीके से भुट्टो साहब ने लगाया कि इस्लाम हमारा मजहब है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, बस ये वन लाइन के अंदर उन्होंने जो है नारा एक दे दिया था। तो बुनियादी तौर पर मंशूर नजम साहब जो है वो अखबार के मुदीर हैं, तो ज़ाहिर है ये पढ़ेंगे भी और उसको अंदर से निकाल के छापेंगे भी। और मलिक साहब भी, आम आदमी का मसला ये नहीं है, आप सड़क पे जाके किसी से पूछे, या पंजाब में चले जाएंगे तो नवाज और एंटी नवाज वोट है, सिंध के अंदर आ जाएंगे तो भुट्टो जिंदा है, केपीके के अंदर जो है वो लिहाज भी बता देंगे कि कौन जिंदा है। अभी तक वो जो परवेज खट्टक साहब है वो कहते हैं मुझसे सब डरते हो सकते हैं, वहां डरते हो, तो केपीके का लिहाज भी बता देंगे। तो हर जगह एक एक कोई ऐसा जो मामला है सियासी तौर पर, कोई ऐसा सियासी बुत है कि जिसको लोग पूछते हैं, और पाकिस्तान की सियासत इसी के गिर्द घूमती है। खुद इमरान खान एक बहुत बड़ा कल्ट थे। आपको नहीं लगता कि इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इस काबिल भी है कि जो वोट मांग सके? तहरीक इंसाफ वाले तो वोट ही नहीं, इस बात के ऊपर ही जो है ना वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं कि जी हमारा कायद जेल में है तो उसकी मजलूमियत के ऊपर, उसकी टूटी हुई टांग के ऊपर, उसके स्ट्रेचर के ऊपर, उसके फलाना के ऊपर वोट दे दो। तो पाकिस्तान में मंशूर अच्छी बात है, होना चाहिए, खूबसूरत प्रिंट भी करवाना चाहिए, लेमिनेशन भी करवाएं, सब कुछ करवाएं, लेकिन मंशूर लाइब्रेरी में रखें तो अच्छा। बाकी अब आ जाए आप गहमा गहमी के ऊपर, कराची और उसका दारुल हुकूमत, सिंध का दारुल हुकूमत कराची और सूबा सिंध, बिल्कुल वाज़ेह सी सूरत हाल है। कराची के अंदर हम तबसरा तज्जिए को अहमियत देंगे क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ग्राउंड था कि जिसमें 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के अंदर जीत गई थी, और उन 14 सीटों के बजाय जो है वो 20 सीटों के ऊपर मुकाबला है। जाहिर है कि 20 सीटें थी, कुछ बाकी पीपल्स पार्टी जीती थी, तो 14 सीटें जो पार्टी जीती थी वो अब मैदान में उस तरीके से मौजूद नहीं है, कैंपेन नहीं कर रही, डिलीवर नहीं कर सकी। इमरान खान ने खुद नारा लगाया था जब वो यहाँ से गुलशन इकबाल की सीट से खड़े हुए कि वज़ीर-ए-आज़म कराची से, उसके बाद वो कराची की बजाय मियां वाली के वज़ीर-ए-आज़म बन गए, मुड़ के कराची कभी नहीं आए। 7 समंदर पार जाने से अगर उनको जो है वो किसी ने मना किया तो उन्होंने एक समंदर पार भी आना या एक समंदर के पास भी आना बेहतर नहीं समझा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने का सबब बनी। इस वक्त ना उनका कोई जलसा नजर आ रहा है, ना कोई जुलूस नजर आ रहा है, ना कोई कैंडिडेट नजर आ रहा है, ना कोई हैंडबिल नजर आ रहा है, ना कोई पर्चा नजर आ रहा है, ना कोई इश्तिहार नजर आ रहा है, ना कोई स्टिकर नजर आ रहा है, ना कोई बैज नजर आ रहा है, ना कोई बंदा। बड़ी अहम बात सुने, ये जो एक मिथ यहाँ पे कायम है ना, नजम साहब जरा समातों को मुंजमद कीजिएगा, रिकॉर्ड को दुरुस्त कीजिएगा, लिहाज अली साहब आप भी, और मलिक साहब पता नहीं हमारे साथ हैं या नहीं है। अगर हम ये समझते थे ना बहैसियत सहाफ़ी, मुझसे आप ये जो 10-12 मैंने प्रोग्राम में भी किए हैं रोड शो निकल कर, तो ऐसा महसूस होता था कि शायद किसी के आगे जब माइक करेंगे तो वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अलावा नाम ही नहीं लेगा। यकीन करें मैं बिल्कुल हल्फिया कहने के लिए तैयार हूं कि मैंने इसको तब्दील होते हुए देखा है। इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिसने शिद्दत पसंदी के बयानिए को जो इमरान खान साहब ने अपनाया था वो उसको मुस्तरद किया है। कराची के अंदर ना किसी और जगह के मुकाबले में ज्यादा बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कराची में एक बहुत तवील अरसे एमक्यूएम का यहाँ पे जोर रहा है, वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। उस वैक्यूम को किसी सूरत में आकर जो है वो तहरीक इंसाफ ने पुर किया था या कराया गया था, जो भी था बहरहाल उसके अंदर वो फिट हुए थे कहीं ना कहीं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद कराची बिल्कुल खाली है। यहाँ पर जो है वो एमक्यूएम अपना तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला है। बाकी अगर आप ये सोचें कि सोराब गोट से लेके घोटकी तक और घोटकी से लेके जो है वो कश्मीर तक और कश्मीर से लेके कंदकोट और फिर उसके बाद रानीपुर और फिर आप आ जाएं जो है वो थर के इलाकों तक कोई मुकाबला है पीपल्स पार्टी का, तो मैं नहीं समझता कोई मुकाबला है। एक आखिरी गौस बख्श महार साहब की सीट हुआ करती थी जो उनके फर्जंद की शहरियार महर की शिकारपुर खानगढ़ के इलाके की, वो भी खत्म हो गई है, वो भी पीपल्स पार्टी में चले गए, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पीपल्स पार्टी बासानी सिंध की हुकूमत और सिंध के मामलात को स्वीप करेगी। तो यहाँ पे तबसरा तज्जिया करके अपना टाइम जो है वो बर्बाद करने वाली बात है। उस जगहों पे बात कर लें, हम कराची के ऊपर बात कर लें या पंजाब जी, ठीक है फवाद साहब, आपका पॉइंट आ गया है और मजीद जो है इस डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।